Good morning student, welcome to social studies. Students, in the last video we had learned our third lesson climate. Okay, now open your textbook and page number 20. Okay, in the last video we had discussed about weather and climate, है ना. वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ा था कि वेदर ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए, और क्लाइमेट मतलब वो वहाँ के एरिया का ऑल टाइम का वो क्लाइमेट्स होता है. मतलब जैसे हिमालय में जाओ तो वो ऑल टाइम ठंडा ही रहेगा, है ना. डेजर्ट में जाओ तो वो ऑल टाइम गर्म ही रहेगा, हॉट ही रहेगा, सेम हो. पर वेदर क्या है, तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आता है और फिर चला जाता है. उसका कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ये नहीं होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है. तो इस प्रकार वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस हमने देखा था. अब ये क्लाइमेट किस पर मतलब कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है उसके बारे में वो 5 फैक्टर के नेम्स हमने पढ़े थे, है ना. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर और ह्यूमिडिटी. इसकी वजह से भी वहाँ उस एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है. तो उन्हीं हम फैक्टर को आज डिटेल से स्टडी करेंगे. नाउ द फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब हमने हमारे फर्स्ट लेसन में इक्वेटर पढ़ा था, है ना. ये देखो, फिर से देखो, ये जो डायग्राम दिख रही है आपको और इक्वेटर लिखा है यहाँ पे, तो ये इक्वेटर क्या करता है, ये हमारी अर्थ है. ओके, तो ये इक्वेटर की जो लाइन है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. ऊपर का पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे का मतलब साउथ के डायरेक्शन में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड ये जो ऊपर के टॉप के पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये है नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे है साउथ पोल. ठीक है, तो इक्वेटर डिस्टेंस, इक्वेटर से वो एरिया कितनी दूरी पर है इस पर भी उस एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है. कैसे, अब वो पढ़ेंगे हम. द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ इज द सन. हमारी अर्थ को मेन हीट और एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. ये देखो यहाँ पे सन लिखा है, हाँ, तो यहाँ से सन की रेज यहाँ पे पूरी अर्थ को मिल रही है, हीट मिल रही है, उसकी रेज मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव सन रेज एट डिफरेंट एंगल. अब सन यहाँ पे है और अर्थ हमारी यहाँ पे है, तो सन रेज जब निकलती है तो वो पृथ्वी के हर एक पार्ट को अलग अलग डायरेक्शन में मिलती है ना. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट जो लाइन है सन की रेज है वो डायरेक्ट कहाँ पे पास आ रही है, इक्वेटर के पास आ रही है ना. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव सन रेज एट डिफरेंट एंगल. अलग अलग एंगल में सूरज की जो किरणें हैं पृथ्वी के हर भाग को मिलती है. ऑन द इक्वेटर, अब इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम. द वर्टिकल सन रेज, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, बिल्कुल वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट. सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया हिटिंग इट मोर इफिशिएंटली. मतलब क्या हो रहा है कि सन की रेज यहाँ से निकल रही है और वो डायरेक्ट अटैक कर रही है कहाँ पे, इक्वेटर के पास. तो इक्वेटर के पास जो भी एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा हीट होंगी क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट मिल रही है ना. ऑन द अदर हैंड नियर द पोल्स, अब पोल की बात कर रही है, देखो NP मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सन रेज कैसी मिल रही है ना. यहाँ पे चारों बांध देखो, चारों एरो देखो, डायरेक्ट हिट यहाँ पे मिल रही है. लेकिन पोल के डायरेक्शन में देखो, ये पोल के डायरेक्शन में कैसे है, यहाँ पे दूर पे मिल रही है, यहाँ पे फिर थोड़ा करीब, यहाँ पे फिर ऐसे एरो कम कम होते जा रहे हैं. मतलब अलग अलग एंगल पे नॉर्थ पोल के पास मिल रही है सन की रेज, हीट एनर्जी. ओके, नियर द पोल द रेज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया. मतलब देखो यहाँ से यहाँ पर पूरे लार्ज एरिया तक सन की रेज पहुँच रही है. ड्यू टू विच द हीटिंग ऑफ द लैंड इज स्लो. और इसीलिए यहाँ पे पहले मिल रही है, फिर यहाँ पे बाद में मिल रही है, फिर यहाँ पे, तो इसीलिए उस एरिया को गर्म होने के लिए, हीट होने के लिए, हॉट होने के लिए सन की रेज पहुँचने में टाइम लगता है. इसीलिए हीटिंग ऑफ द लैंड इज स्लो. और यहाँ की जो लैंड है वो हीट होने में समय लेती है, स्लो हीट होती है. सन रेज do not get easily to the Arctic and the Antarctic region. और जो सन की रेज है वो डायरेक्ट, हमने देखा था
कि जो आर्टिक सर्कल है वो नॉर्थ पोल में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड जो अंटार्कटिक रीजन है वो साउदर्न पोल में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो आर्टिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे सन की रेज इजीली पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे अर्थ का शेप कैसे होते जा रहा है ना। यहाँ पे स्प्रेड एरिया है हमारे अर्थ का, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कम कम होते जा रहा है, मतलब तो यहाँ पे वो सन की रेज डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती। एंड इसीलिए देयरफॉर दिस एरिया आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और इसी की वजह से ये एरिया पूरे साल भर ठंडा ही रहता है। तो इस प्रकार वहाँ का क्लाइमेट इक्वेटर डिस्टेंस फ्रॉम द, क्योंकि इक्वेटर से उसका डिस्टेंस कितना है, इक्वेटर से यहाँ का डिस्टेंस देखो, इक्वेटर से यहाँ का डिस्टेंस देखो, तो कितने दूरी पर है, इस पर वो एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है। ओके, अब मैं नो मोर पढ़ती हूँ। डेज आर लॉन्ग इन द समर, समर में दिन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जल्दी रात होती है क्या, नहीं। एंड शॉर्ट इन द विंटर, और विंटर में 6 नहीं बजे तो अंधेरा हो जाता है। The longest day of the year is around 21st June, मतलब पूरे साल भर में अगर हम देखा जाए तो 21st जून ये पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन होता है, इस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड इट इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। द शॉर्टेस्ट डे इज अराउंड 22nd दिसंबर, और जो सबसे छोटा दिन होता है ठंडी के सीजन में, जब शाम 6 नहीं बजे तो अंधेरा हो जाता है, ठंड लगती है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा है, 22nd दिसंबर। उसके बाद दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, इट इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो अब ये हमने लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे देखा। अब हाइट अबव द सी लेवल, अब सी लेवल से भी उस एरिया की हाइट कितनी है, उस पर भी उस एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है। The height of a place above the sea level is called its altitude, मतलब अब देखो ये देखो, अगर सपोज यहाँ पे सी है तो सी से उसकी हाइट कितनी है, तो वैसे वैसे उस एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, समुद्र हम बोलते हैं उसको समुद्र सपाट से, ठीक है, कितने हाइट पर है वो, तो उसे कहते हैं अल्टीट्यूड, हाई एरिया। द हाइयर वी गो, हम जैसे जैसे हाइयर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, द टेम्परेचर बिकम लोअर। देखो ये यहाँ पे सी है, तो सी से हम जैसे 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 ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कैसे हो जाता है, लो होते जाता है। दिस इज सो बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, और ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं नीचे ज़मीन से, समुंदर की ऊंचाई, मतलब समुंदर नीचे है, और वहाँ से जैसे जैसे ऊपर 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 एरिया में जाएंगे हम, तो टेम्परेचर लो 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 होते जाता है। एंड द रेट ऑफ डिक्रीज इज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स एक्सटेंड, मतलब जैसे अगर हमने 165 मीटर अगर हम ऊपर गए तो 1 डिग्री से वो कम होगा, फिर अगर 165 मीटर्स हम गए तो फिर वो 1 डिग्री से कम होगा, फिर अगर हम 165 डिग्री से ऊपर गए तो फिर 100 कम होगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एयर वो वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। हीट जो है, हीट ऊपर ऊपर टेम्परेचर कोल्ड कोल्ड होता जाएगा। अब देखा हमने, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर प्लेसेस विच आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और ये भी जैसे हमने इक्वेटर में देखा था कि जो इक्वेटर के पास है उसको सनरेज ज़्यादा डायरेक्ट मिलती है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, ऐसा ही जो कम हाइट पे है वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, और वो जो जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं, जो जो एरिया ज़्यादा हाइट पे आता है वहाँ का टेम्परेचर कम 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 होते जाता है। जैसे ही इक्वेटर के बारे में देखा था वैसे ही इसके बारे में भी ये बातें लागू होती है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना वहाँ का टेम्परेचर लो लो होता जाएगा। द रीज़न फॉर दिस इज दैट द हाइयर वी गो, जैसे ही हम हाइयर जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, द एयर स्टार्टेड थिनिंग, जो एयर होती है वो पतली होते जाती है, जो एयर का सराउंडिंग है वो पतला पतला होते जाता है। एंड दिस थिन एयर और लेस डेंस एयर ऑब्जर्व लेस इट,
अब वहाँ पे एयर का जो सराउंडिंग है वो कम है, पतला है, तो उसके लिए वो हीट भी बहुत कम मात्रा में ऑब्जर्व करती है। तो ज़्यादा हीट अगर उसने ऑब्जर्व नहीं की तो वो एरिया ज़्यादा हॉट नहीं रहेगा। द पीक ऑफ हाई माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो। व्हेन द स्नो स्लाइड डाउन द माउंटेन इट मेल्ट एंड रीचेज द प्लेन बिलो इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर। हम जैसे ही किसी बड़े पर्वत की चोटी पे जाते हैं, हाई माउंटेन, वो कैसे किससे ढका होता है? स्नो से। When the snow slide down, जब स्नो नीचे आता है तो वो जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे वो नदी मतलब एक नदी के तौर पर वो बहना चालू करता है, वो मेल्ट हो जाता है स्नो और वो नदी के फॉर्म में बहना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि इक्वेटर से वो प्लेस पे, इक्वेटर का पॉइंट से उसका क्लाइमेट डिपेंड होता है। सी लेवल से वो एरिया कितने हाइट पर है उस पे भी उस एरिया का क्लाइमेट डिपेंड होता है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाँ अभी हमने पहले के पॉइंट में हाइट देखी थी, अब नीचे जमीन पे सी से मतलब समुंदर से वो प्लेस कितनी दूरी पर है, अभी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर कूल डाउन द हीट up more slowly than land which affect the climate of places near the sea। क्या कहा है कि वाटर कूल डाउन एंड हीट अप मोर स्लोली, म्हणजे वाटर गर्म भी बहुत स्लोली होता है और ठंडा भी बहुत स्लोली होता है, लेकिन उसके उलट क्या होता है, ज़मीन वो बहुत जल्द गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दैट इज़ वाई दोज प्लेसेस आर कूलर इन समर, और इसीलिए ऐसी प्लेसेस समर में ठंडी होती है और विंटर में गर्म होती है, क्योंकि उनको तपने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट मध्यम स्वरूप का होता है। ऑन द, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। On the other hand, places away from the sea generally have hot summer and cold winter. This is extreme climate। और जो places away from the sea मतलब समुंदर से दूरी पर होते हैं, वहाँ के जो समर के दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं एंड विंटर के दिन बहुत ठंडे होते हैं। मतलब गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसे क्लाइमेट को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट ना, एक तो एकदम ठंडा नहीं तो एकदम गर्म। पटना इन बिहार इज सिचुएटेड फादर फ्रॉम द इक्वेटर एज कंपेयर टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। जो पटना शहर है, बिहार का पटना शहर है, ये इक्वेटर की जब हम कंपेयर करते हैं कोलकाता और बिहार में जब हम कंपेयर करते हैं तो ये फादर फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर है क्या? पटना शहर। In West Bengal, at Patna is hotter than Kolkata because Kolkata is closer to the sea। और कोलकाता बे ऑफ बंगाल के पास बसा हुआ है कोलकाता शहर, इसीलिए पटना ज़्यादा गर्म है क्योंकि वो हाइट मतलब बहुत दूर है, इक्वेटर से बहुत दूर है, इसीलिए पटना शहर गर्म है। और कोलकाता समुंदर के पास है, इसीलिए वो कूलर है। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है? लैंड गेट हीटेड मोर क्विकली, जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा मोर क्विकली गर्म हो जाती है देन वाटर, और वाटर धीरे धीरे गर्म होता है। द एयर ओवर लैंड सरफेस बिकम लाइटर एंड राइजेस अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन। और जो समुंदर पर बहने वाली हवाएं होती है ओवर लैंड सरफेस मतलब समुंदर से लैंड की तरफ आती है, वो हल्की हो जाती है एंड राइजेस अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर, और वो हल्की होने के कारण ऊपर 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 वो हवाएं बहती है और इसीलिए वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है क्योंकि हवाएं हल्की होती है। द मोस्ट एयर फ्रॉम द सी से आने वाली जो हवाएं होती है फिल अप दिस जोन, इस जोन को पूरा भर जाती है एंड मॉडरेट द हीट ओवर द लैंड, और उस पर गरम गरम हवाएं क्योंकि वो ज़मीन की पानी की भाप होती है। ड्यूरिंग द नाइट द रिवर्स हैपन, और नाइट में क्या होता है? उल्टा होता है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, और ज़मीन पर जब जो दिन भर में हवाएं जो ठंडी हो गई वो क्या होती है? कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टू द सी, मतलब दिन में हवाएं समुंदर से
जमीन पर आती है और रात में जमीन के ऊपर की हवाएं समुंदर की तरफ चली जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग डेज एंड फ्रॉम लैंड टू द सी ड्यूरिंग नाइट मेक द क्लाइमेट इक्वेबल ऑन द सी कोस्ट। और इसीलिए क्या होता है, वहाँ का वातावरण इक्वेबल होता है, मतलब जब दिन में समुंदर की तरफ की हवाएं ज़मीन की तरफ आती है और ज़मीन के जो ठंडी हवा है वो समुंदर की तरफ चली जाती है रात में। इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है दिन में और रात में मोस्टली इक्वेबल होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेबल होता है। ये देखो इस डायग्राम में देख सकते हो आप क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डे, दिन में। हाँ, ये समुंदर है, ठीक है। समुंदर से बहने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ध्यान से देखिए, एरो देखिए। दिन भर में समुंदर के ऊपर की जो ठंडी हवाएं है वो कहाँ पे आ रही है, धीरे धीरे एरो देखो, जमीन के ऊपर आ रही है ना, टूवर्ड द लैंड। ये एरो देखो, फिर क्या होता है, दिन भर में वो अपना वो एरिया पूरा अपना क्या बोलेंगे व्याप्त कर देती है, मतलब दिन भर वो उस एरिया में रहती है। और रात जैसे ही होती है तो वो एरिया देखो ऐसे 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 डाउन फिर से कहाँ जाती है, समुंदर में। वही हमें रात में दिखाई दिया है यहाँ पे देखो कि ड्यूरिंग द नाइट कूल एयर मूव टूवर्ड द सी। अब यहाँ का एरिया देखो, ये जमीन का है, तो जमीन की जो ठंडी हवा है वो कहाँ जा रही है, सी की तरफ जा रही है ना। ये ब्लू में पानी, ये ग्रीन वाला जमीन है। तो जमीन से दिन भर में जो हवाएं ठंडी हुई है वो धीरे 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 वापस कहाँ जा रही है, समुंदर की ओर। फिर से वैसे हो जाएगा कि समुंदर की ठंडी हवाएं दिन में इधर जाएगी, रात में जमीन की ठंडी हवाएं समुंदर की तरफ जाएगी। इसलिए दोनों रात में और दिन में यहाँ का टेम्परेचर इक्वेबल होता है। द कोस्टल एरिया, इसीलिए जो कोस्टल एरिया मतलब समुंदर के किनारे रहने वाला जो एरिया होता है वो कोस्टल एरिया ड्यूरिंग समर, समर में कैसा होता है, आर केप्ट कूल बाय द सी ब्रिजेस वाइल इन विंटर दीज एरियाज रिमेन वार्म। वो समर में ठंडे होते हैं, इसीलिए तो लोग जब समर सीजन में बीचेस पर वगैरह घूमने के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो वो समर में कूल रहते हैं, मतलब हमें जैसा चाहिए कूल वातावरण समर में वैसे होता है, एंड विंटर में वो वार्म होता है, इक्वेबल होता है ना, इसी के वजह से। तो आज हमने ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे आज ख़त्म कर लिए हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब नेक्स्ट आगे के जो फैक्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।